नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्योषा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई इकाई नंबर 1 हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा की पृष्ठभूमि या हिंदी का जो भाषिक स्वरूप है या अलग अलग प्रकरण 7 इसमें रखे गए हैं। हिंदी भाषा एवं उसका विकास, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं हिंदी की उपभाषाएं। हम इस इकाई को एक एक करके देखेंगे, क्योंकि इस इकाई में बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक भी हैं जिस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन आज हम हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, अलग अलग उपभाषा हैं, उस उपभाषाओं में से एक भाषा या एक बोली का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी भाषा लगभग 10 राज्यों में बोली जाती है और समझी भी जाती है। वे राज्य इस तरह है कि पहला हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इस तरह इन 10 राज्यों की जो भाषा हिंदी रही है। इसके अलावा भी जो अभाषी हिंदी राज्य हैं उसमें भी हिंदी का प्रयोग होता है, हिंदी बोली और समझी जाती है। ठीक है, प्रमुख रूप से 10 राज्यों में बोली और समझी जाती है। इन 10 राज्यों के जो क्षेत्र है या जो भाषिक क्षेत्र हम उसे कह सकते हैं, इस विस्तृत भूभाग में हिंदी भाषा के अनेक रूपांतरण या हिंदी भाषा का अलग अलग स्वरूप भी हमें मिलता है, जिसके आधार पर हिंदी की जो उपभाषाएं हैं और उसकी जो बोलियां हैं उसका विभाजन किया हुआ है। और हिंदी क्षेत्र में हम 5 उपभाषाओं का अध्ययन करते हैं और जिसके अंतर्गत आने वाली 18 बोलियों का अध्ययन हम इस में करने वाले हैं, यानी इस इकाई में करने वाले हैं, नेट के पाठ्यक्रम से संबंधित। ठीक है, पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का जो भाग है, जिसमें लगभग 5 उपभाषाएं या उपबोलियां आती हैं, जिसमें खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम कौरवी है, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहा जाता है, और कनौजी। इस तरह पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा में 5 बोलियों का समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत आज हम खड़ी बोली इस भाषा का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। नेट के पाठ्यक्रम से संबंधित या नेट की परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि खड़ी बोली का पहले अर्थ हम देख लेते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में प्रमुखता होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरा दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो लोक बोली है उसके अर्थ में इस खड़ी बोली का जो प्रयोग होता है या इसका अर्थ निकलता है। यहाँ दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है या किया जा रहा है, क्योंकि हम साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली को उसी रूप में जानते हैं जिस तरह हम उसका बोली के रूप में प्रथमतः उसका प्रयोग होता है। बोली के रूप में हम वह भाषा प्रचलित है या प्रसिद्ध है वह हम जानते हैं, इसीलिए बाद में उसको साहित्य की दृष्टि से हम उसका अध्ययन करते हैं। इसीलिए हम बोली के रूप में इसका अध्ययन यहाँ प्रमुखता से कर रहे हैं। इसी अर्थ में उसका दूसरा नाम कौरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं, यानी खड़ी बोली को ही कौरवी यह नाम दिया गया है। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है, यानी अलग अलग भाषा विद्वान अगर इस पर अध्ययन करते हैं तो वह इस पर काफ़ी वाद विवाद करते हैं कि खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ प्रमुखता क्या है, यानी सर्वमत इसमें नहीं है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी यानी प्योर अर्थात शुद्ध माना है, तो दूसरों ने खड़ी यानी स्टैंडिंग यानी हम खड़ा होना ऐसा बोल सकते हैं। तो खड़ा होना उसे ही खड़ी के अर्थ में लिया है। और कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई। जैसे हम हिंदी भाषा जब देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो फुल स्टॉप की जगह हम खड़ी पाई देते हैं, तो उस खड़ी पाई के रूप में भी एक अर्थ इसका निकलता है, जिसे गया,
खड़ा या का यह शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा है। अभी तक यह प्रश्न अनिश्चित है कि किस रूप में खड़ी का अर्थ लिया जाए या लिया जाना चाहिए। इसमें काफ़ी वाद विवाद है, अलग अलग अर्थ इसमें निकलते हैं। ठीक है, अब इस जो बोली का जो उद्भव, उसका विकास, खड़ी बोली या कौरवी का विकास या उद्भव शोर श्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, ऐसा कहा जाता है। यानी बहुत बार नेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि खड़ी बोली या कौरवी का जो विकास है या उसका उद्भव है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो शोर श्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। अब इस बोली का जो क्षेत्र है, इस बोली का क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद, ये जो नाम दिए हैं शहरों के, गांवों के या उस क्षेत्र के जिससे संबंधित, यानी इस खड़ी बोली से संबंधित ये क्षेत्र है जिस भागों में ये बोली ज़्यादा संख्या में बोली जाती है। ठीक है, इस भाषा की या इस बोली की बोलने वालों की संख्या अनुमानतः 1.5 करोड़ है, ऐसा कहा जाता है। विद्वानों ने कहा है। साहित्य, इसका लोक साहित्य ज़्यादा मिलता है इस बोली में, यानी लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत ही संपन्न भाषा रह चुकी है और इसमें पवाड़ा, नाटक, लोकगीत, लोक कथाएँ आदि पर्याप्त मात्रा में हमें मिलते हैं। जो प्रचलित है काफ़ी, इनका काफ़ी अंश साहित्य में प्रकाशित भी हो चुका है। और हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी, ये जो अलग अलग हिंदी के रूप हैं, इस जो रूपों की या एक ही सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। अर्थात ये जो रूप है हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी, अलग अलग रूप जो है, यह एक ही खड़ी बोली जो बोली है इसके आधार पर ही ये बाद में इसका विकास हुआ है, इसका उद्भव हुआ है या इस पर आधारित ये जो भाषाएं हैं या उपबोलियां हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रमुख कवि, यानी इस बोली या इस भाषा के प्रमुख कवि पहले आदिकाल में आने वाले अमीर खुसरो, जिन्होंने खड़ी बोली का एक साफ सुथरा स्वरूप या साफ सुथरी भाषा का प्रयोग आदिकाल में किया था। उनके बहुत सारे जो उनकी मुखरियाँ, पहेलियाँ खड़ी बोली में ही हैं। भारतेंदु जो आने वाले कवि बाद में खड़ी बोली के रह चुके हैं। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का खड़ी बोली के विकास में या उद्भव और विकास में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका की स्थापना की और बहुत सारे कवियों को खड़ी बोली में या इस बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। इसलिए इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और भाषा को परिमार्जित करने का जो ढंग है या परिमार्जित करने का श्रेय अगर किसी को देना है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, इनके शिष्य अयोध्या सिंह उपाध्याय, नाथुराम शर्मा शंकर और श्रीधर पाठक। अर्थात द्विवेदी युग में आने वाले सभी कवियों ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन आने वाले कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर या उनके आज्ञा से उन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया था। हम कह सकते हैं कि इस भाषा के ये प्रमुख कवि है। ठीक है, अब इस भाषा या इस बोली के यानी खड़ी बोली की कुछ विशेषताएं भी हैं जिसको हम देखेंगे। शब्दों का अकारांत होना, यानी खड़ी बोली बोली में या भाषा में हर शब्द का अकारांत होता है, जैसे आना, खोटा, लोटा, ऐसे बहुत सारे शब्द प्रचलित है खड़ी बोली में। व्यंजन द्वित्व की प्रवृत्ति, व्यंजन द्वित्व यानी द्वित्व का यानी उसका डबल होना, जैसे बेटा, बापू, ऊपर, गड्डी आदि जो शब्द हम उदाहरण तौर पर देख सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जिसका द्वितीय या द्वित्व यह होता है, अर्थात व्यंजनों का यहाँ पर दूसरा यानी डबल प्रयोग होता है। एक ही व्यंजन का
डबल प्रयोग होता है। ठीक है, खड़ी बोली में छोटे न के स्थान पर बड़े न का प्रयोग होता है, जैसे खाना, जाना, रानी, अपना। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तो छोटा न लिखते हैं, लेकिन खड़ी बोली में अगर लिखना है तो वह बड़ा न लिखना पड़ता है। खड़ी बोली के कुछ विशिष्ट अवयव उसके स्वरूप की अन्यतम विशेषता को व्यक्त करते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं या अवयव हैं जिसका विशिष्ट स्थान है। और उदाहरण के तौर पर हमें देखना है तो जैसे कद, कद को हम जैसे कब कहते हैं तो खड़ी बोली में कद कहते हैं, जब कहते हैं तो खड़ी बोली में जद कहते हैं, अब कहते हैं तो खड़ी बोली में उसे इब कहते हैं, और कहते हैं तो खड़ी बोली में उसे होर कहते हैं। और कभी ऐसा अगर हम हिंदी में कहते हैं तो कदी, ऐसा खड़ी बोली में कहते हैं। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट शब्द हैं जिसका स्वरूप वहाँ बदल जाता है। ठीक है, खड़ी बोली में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम भी विशेष प्रकार के हैं। सर्वनामों का भी प्रयोग कुछ अलग प्रकार से खड़ी बोली में होता है। जैसे हिंदी में हम मुझ कह रहे हैं तो वह मुझ, और हमारा कह रहे हैं तो म्हारा, तुम्हारा कह रहे हैं तो थारा, कुछ कह रहे हैं तो कुछ, उसका कह रहे हैं तो विसका, और कौन कह रहे हैं तो कौन। ऐसा रूपांतरण या इसका स्वरूप अलग है सर्वनामों का भी खड़ी बोली में। ठीक है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं इसकी विशेषता की राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने खड़ी बोली को कोरवी यह नाम दिया है। हालांकि ये विशेषता नहीं हो सकती, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात खड़ी बोली के संबंध में यह बात आपको याद रखनी है कि खड़ी बोली को कोरवी नाम किसने दिया, तो राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी और उर्दू दोनों ही खड़ी बोली की बेटियां हैं, ऐसा कहा जाता है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है, यानी हिंदी की जो मानक हिंदियाँ, हिंदी का जो परिष्कृत रूप आज हम देखते हैं साहित्य में, तो उसका मूल कारण खड़ी बोली है, या खड़ी बोली से ही वह विकसित होकर मानक हिंदी बन गई है। खुसरो की खड़ी बोली के यानी खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि हैं आदिकाल के, और पहली बार साफ सुथरी खड़ी बोली का प्रयोग आदिकाल में हुआ है खुसरो के द्वारा। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसे मैंने कहा कि सरस्वती पत्रिका में उन्होंने बहुत सारे कवियों को लिखने के लिए प्रेरित किया, और खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसका परिष्कार एवं परिमार्जन करने का कार्य द्विवेदी युग में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया हुआ है। ठीक है, छायावाद युग में खड़ी बोली में लाक्षणिकता, कोमलता, मृदुता एवं मधुरता का समावेश हुआ है। अर्थात छायावाद में खड़ी बोली का जो विकास या खड़ी बोली का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन होता हुआ हमें नज़र आता है। उसके बाद छायावाद के उपरांत खड़ी बोली पूर्ण रूप से समर्थ एवं सक्षम भाषा बन चुकी थी, जिसमें नए नए प्रयोग इस काल में हो रहे थे, जैसे नवगीत, अकविता, सकविता, बहुत सारी कविताओं के या खड़ी बोली के अलग अलग रूपांतरण या विकास अलग अलग रूप से कविताओं में हमें देखने को मिलता है। छायावाद हो या छायावाद के उपरांत हो, खड़ी बोली का विकास जो छायावाद के बाद में परिष्कृत होता गया और उसका विकास होता गया है। ठीक है, तो इस तरह आज हमने खड़ी बोली का अर्थ, उसका उद्भव और विकास, उसके क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या, उसका साहित्य और कुछ उसकी प्रमुख विशेषताओं को आज हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।